जी, अस्सलाम वालेकुम। यस, इस सेमेस्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी, दैट इज़ आवर सब्जेक्ट। और ये ज़रूरी है कि आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि इस पूरे सेमेस्टर हम पढ़ने क्या वाले हैं। नाम है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वो दैट मीन्स वी विल बी प्रोसेसिंग सिग्नल्स इन डिजिटल डोमेन। अब सब्जेक्ट तो कह रहा है कि हमें डिजिटल सिग्नल को प्रोसेस करना है। ये प्रॉब्लम क्या है? क्या हमें नेचर से बाय डिफॉल्ट सिग्नल डिजिटल ही मिलता है? ऐसा तो नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिग्नल दैट वी कम अक्रॉस इन रियल लाइफ इन नेचर, चाहे वो टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा एनालॉग सिग्नल के कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो मुझे सिग्नल को अगर डिजिटली प्रोसेस करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर पाऊँ। राइट? जब तक मैं सिग्नल को डिजिटलाइज नहीं कर पा रहा हूँ तो डिजिटली प्रोसेस क्या करूँगा? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि क्या मैं सिग्नल को एनालॉग में ही प्रोसेस नहीं कर सकता? अगर नेचर से मुझे यही मिल रहा है तो क्या मैं इसको इसी में नहीं प्रोसेस कर सकता? क्यों मुझे डिजिटल में उसको कन्वर्ट करना है? ऑब्वियसली डिजिटल डोमेन में सिग्नल्स की प्रोसेसिंग के कुछ एडवांटेजेस होने चाहिए ओवर एनालॉग सिग्नल। तो तब ही आई वुड प्रेफर प्रोसेसिंग अ सिग्नल इन डिजिटल डोमेन। राइट? तो बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं डिजिटल डोमेन में प्रेफर कर रहा हूँ। लेकिन अगर फ्लो के हिसाब से जाओ तो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई एनालॉग सिग्नल मुझे नेचर से आराम से मिल रहा है, तो वो सबसे पहले वो मुझे क्या करना पड़ेगा? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एक बार मैंने इसे वो डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं इसकी प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। तो मेरा पूरा सब्जेक्ट फोकस करेगा सिग्नल को डिजिटल डोमेन में प्रोसेस करने में। भाई स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहले मुझे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, और ये कैसे करेंगे? ये सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन से। आपको मालूम है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन क्या है? मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वांटाइजेशन। तो सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, वो सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन से मेरा वो डिजिटल वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, और वो सबसे पहले क्या होता है कि मेरा एनालॉग सिग्नल, ये जो एनालॉग सिग्नल है, ये ये किस में कन्वर्ट होता है? डिस्क्रीट सिग्नल। ये राइट? डिस्क्रीट मतलब मेरे को वैल्यू ये फिक्स्ड इंटरवल पे मिलती है। यहाँ पर मैं ये कोडिंग कर सकता हूँ, और वो कोडिंग के बाद मुझे डिजिटल सिग्नल मिलता है। यहाँ पर मैं कोडिंग कर सकता हूँ, और कोडिंग के बाद मुझे जो सिग्नल मिलेगा वो कौन सा होगा? डिजिटल सिग्नल। ये प्रोसीजर है डिजिटलाइजेशन का जो हम फॉलो करते हैं, और हम यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं डिजिटल डोमेन में। सबसे पहली चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए कि ब्लॉक डायग्राम के वो ब्लॉक डायग्राम डीएसपी यानी वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में अगर वो ये मुझे बनाना है तो ये सिस्टम का, तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए, सबसे पहले मेरे पास इनपुट पर एनालॉग सिग्नल आ रहा है।
ये ठीक है। और इसके बाद मैं प्री फिल्टर का इस्तेमाल करूंगा। प्री फिल्टर, देखिए फिल्टर क्या होता है। ठीक है, फिल्टर आर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एलिमेंट। क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एलिमेंट। भाई फ्रीक्वेंसी के ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का या मुझे अपर वाले पार्ट पे काम करना है या उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं या किसी बैंड की फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं। इसका लो पास हो सकता है, हाई पास हो सकता है, बैंड पास हो सकता है, बैंड स्टॉप हो सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि एक प्री फिल्टर से गुजारूंगा और ये क्या करेगा, ये प्री फिल्टर मेरी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर देगा। तो सबसे पहले इस प्री फिल्टर से पास कर दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी? वेरी नेक्स्ट स्टेप इज एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, मुझे लगाना है। क्यों लगाना है? मेरे सिग्नल, मैंने अपने सिग्नल को प्रोसेस करना है। ठीक है, मेरा एनालॉग सिग्नल है जिसको मैंने प्रोसेस करना है वो डिजिटल कन्वर्जन में। ये मेरा अगला स्टेप होना चाहिए। अब एक बार सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट कर चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा? डीएसपी ब्लॉक लगाऊंगा, मतलब डीएसपी। अब मैं कौन सा? डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यूज करूंगा। ठीक है, नाउ आई कैन यूज दिस ब्लॉक वंस सिग्नल हैज बीन प्रोसेस्ड। अब मेरा क्या करना है कि जो मेरा यहाँ पर ब्लॉक, मतलब ये मेरा एनालॉग ब्लॉक और ये कन्वर्ट हो चुका है मेरा डिजिटल में। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे वो प्री फिल्टर लगाया था, इसी तरह से मैं पोस्ट फिल्टर लगा सकता हूँ। पोस्ट फिल्टर लगा सकता हूँ। और ये पोस्ट फिल्टर और प्री फिल्टर ये दोनों ऑप्शनल हैं। ये भी ऑप्शनल ब्लॉक होते हैं जी। वापस से यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा? एनालॉग सिग्नल मिलेगा, एनालॉग सिग्नल। तो ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम हम कह सकते हैं एक डीएसपी प्रोसेसर का। अब एडीसी ब्लॉक आप समझ गए हैं। ठीक है, एनालॉग से वो डिजिटल कन्वर्ट होता है। यहाँ पर सिग्नल की प्रोसेसिंग होगी। अब इसमें हम डिजिटल सिग्नल के पैरामीटर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोसेसिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, नॉइज पर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब नॉइज पे वो काम हो सकता है, इसका वो मॉडिफिकेशन हो सकती है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ये जितना भी प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, ये सारा काम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर होता है। Once its task is completed, we again move to वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ वो तो लगाया ही नहीं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डीएसी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पोस्ट फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और पोस्ट फिल्टर से ये दोनों ऑप्शनल ब्लॉक हो गए हमारे। और फिर अगेन हमारे पास एनालॉग सिग्नल आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है जो हम एक डीएसपी या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनालॉग से वो डिजिटल कन्वर्जन पे, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन पे, सिग्नल को डिजिटली प्रोसेस करते हैं और फिर प्रोसेस से वापस एनालॉग पे कन्वर्ट करते हैं। अब हमें पूरे सेमेस्टर इसके बारे में पढ़ना है।
जो हमारा सब्जेक्ट है कि भाई डीएसपी ब्लॉक में सिस्टम को डिजिटली कैसे प्रोसेस वो करते हैं, ये हमें इस सेमेस्टर पूरे सेमेस्टर में यही पढ़ना है। अब स्टार्ट में बता चुका हूँ मैं, सिग्नल को एनालॉग में भी तो कन्वर्ट कर सकता था, तो क्या ज़रूरत थी मुझे इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो डीएसपी या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में कुछ बेसिक एडवांटेज हैं। ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है और इसमें यकीनन कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो जो सबसे पहला एडवांटेज है, ठीक है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जो हमें पहला एडवांटेज मिलता है जी, यहाँ एडवांटेज क्या है जी, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी है चीज़। भाई ये किस टर्म में ये मेरे को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, भाई डीएसपी को सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो आपकी लैब में मैटलैब है और वैसे एक्स वाई जी किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, हम जो इस्तेमाल करेंगे वो मैटलैब है। और अगर हम अपने सिग्नल प्रोसेसिंग को सॉफ्टवेयर के थ्रू फैसिलिटेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। सॉफ्टवेयर पे मॉडिफिकेशन करके मैं अपने पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मेरे पास ये फैसिलिटी मिलती है और सॉफ्टवेयर का मैं यूज़ ये कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरी एक्यूरेसी क्या होगा जी, एक्यूरेसी आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। जब मेरी एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी तो यकीनन मुझे क्या मिलेगा, मेरा सिस्टम ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा। तो क्या मिलेगी मुझे, स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, अब अगर वो स्टेबल हो गया तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा स्टेबल डोमेन में सिग्नल को प्रोसेस कर रहा हूँ। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे कि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है VLSI, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। यहाँ पे देखोगे कि VLSI एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम देखते हैं कि आप एक कॉम्प्लेक्स ये सर्किट को कैसे छोटे से छोटा मिनिएचर्ड कर सकते हो। अब अगर मैं VLSI को DSP के साथ मिक्स कर दूं तो देखो मैंने ये सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी जो एक बड़ा सर्किट था, ठीक है, मिनिएचर्ड कर दिया और मैंने उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या इंप्रूवमेंट है, मेरे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ गई, रिलायबिलिटी बढ़ गई। ऑब्वियसली मेरे सिस्टम की रिलायबिलिटी तो बढ़ गई भाई, और मेरा स्टोरेज वाला पार्ट वो भी बढ़ गया। तो डिजिटल डाटा को मैं इजीली स्टोर कर सकता हूँ। मेरा सिग्नल VLSI सिस्टम की कॉरपोरेशन से बहुत ही मिनिएचर्ड हो चुका है। तो राइट, आई विल ऑब्वियसली सेव स्पेस। सो दीज आर फ्यू बेसिक एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। अब ऐसा तो नहीं है कि इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, obviously with these some major disadvantage of using DSP processor. What is these disadvantage, there is constraint of speed। तो स्पीड क्या होगा जी हमारा, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, स्पीड जिसको आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी या बैंड, ये सबसे बड़ा कॉन्स्ट्रेंट है। यू कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ कॉपरेशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, पर्टिकुलर लेवल यू आर ये
तमाम चीजें जब हाई फ्रीक्वेंसी पे, यू आर ऑपरेट एट हाई फ्रीक्वेंसी। देखिए आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हो तो यू नीड हाई स्पीड डिवाइसेस, लेकिन देयर इज अ लिमिट, यू कैन नॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीएसपी प्रोसेसर, राइट। ये तो है ये मेजर डिसएडवांटेज। बाकी लिखने के लिए आप सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन लेकिन अगर आप टेक्निकल डिसएडवांटेज की बात करो तो हाई स्पीड ऑपरेशन इज अ टेक्निकल डिसएडवांटेज ऑफ डीएसपी प्रोसेसर, राइट। अब ये तो है सिस्टम कैसा है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हम डीएसपी प्रोसेसर में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करते हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। व्हाट आर द वेरियस डीएसपी टेक्नोलॉजीज दैट वी प्रेफरेबली यूज। देखिए एज फॉर डीएसपी टेक्नोलॉजीज कंसर्न, हम दो तरह के प्रोसेसर्स पढ़ते हैं। अब डीएसपी टेक्नोलॉजी हम दो तरह के प्रोसेसर्स पढ़ते हैं। एक है डेडिकेटेड प्रोसेसर, ठीक है, बेस्ड ऑन डीएसपी। मतलब क्या है, ये एप्लीकेशन ही स्पेसिफिक होगा, इट मस्ट बी डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, इट हैज टू बी एप्लीकेशन स्पेसिफिक। व्हाट एल्स, आई कैन टैकल विद रियल टाइम एप्लीकेशंस, ठीक है, ये किसको, रियल टाइम एप्लीकेशंस ये टैकल करता है। देयर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेडिकेटेड प्रोसेसर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जनरल पर्पस प्रोसेसर। देयर आर टू बेसिक प्रोसेसर्स, ये दो बेसिक मॉड्यूल्स हैं या बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं डीएसपी में। पहला है डेडिकेटेड प्रोसेसर और दूसरा है जनरल पर्पस प्रोसेसर। ये जनरली आपके माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं या आपके कंप्यूटर्स होते हैं। देयर आर ऑल अबाउट बेसिक ऑफ डीएसपी। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, हम प्रोसेसर को रियलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब रियलाइज हमने कैसे करते हैं जी, रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, ठीक। देखिए डिजिटल सिस्टम का जो हम रियलाइजेशन है, सिस्टम का जो रियलाइजेशन है, इसको हम डिजिटल फिल्टर भी बोल देते हैं। डिजिटल फिल्टर भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि पता है कि फिल्टर्स मेरे फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव एलिमेंट हैं। जो जितने भी डिजिटल सर्किट्स या डिजिटल सिस्टम हम रियलाइज करने वाले हैं, इनमें से जो जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी
है कि सभी LTI सिस्टम्स के होंगे, ये सभी LTI सिस्टम्स के होंगे। LTI मीन्स लीनियर, लिख लेंगे क्या होंगे जी LTI, लीनियर टाइम इनवेरिएंट्स, टाइम इनवेरिएंट्स सिस्टम जी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अगर ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो करेंगे तो सिस्टम LTI सिस्टम्स होगा। अब हम इन जनरल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर डील करेंगे, ठीक है। इसमें दो होते हैं, एक है कॉन्टिन्यूस और एक है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल और एक है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। टाइम सिग्नल पर डील करेंगे मैक्सिमम। अब अगर हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में डील कर रहे हैं तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऑब्वियसली डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को हम डिफरेंस इक्वेशंस के साथ, ये कौन सी है? डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस सिग्नल में डिफरेंस इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों देखी जाती है। ये कौन सी होगी हमारी? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। LTI सिस्टम्स मतलब कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का इस्तेमाल होगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, फाइन। तो जितने भी डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम्स हम देखने वाले हैं वो सभी हम डिफरेंस इक्वेशंस के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर दो चीजें हैं जो हमें अभी समझ लेनी चाहिए। देखिए, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये FIR सिस्टम्स होंगे, सिस्टम्स होंगे और या तो ये IIR सिस्टम होंगे। जरा ध्यान से समझिए। अब FIR मीन्स कि ये हमारा कौन सा है? फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। FIR कौन सा है जी? फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, यहाँ लिख देते हैं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। और IIR कौन सा होगा? इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स जी, ओके। रिस्पॉन्स तो अगर अब आ, इम, आ,
अब जरा समझिएगा इसको कि इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब मैंने जो इनपुट पर अपना सिग्नल दिया है वो कौन सा होगा? इम्पल्स रिस्पॉन्स। FIR इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर मैं सिस्टम के इनपुट पर दूं, ये इनपुट पर दूं, तो मुझे जो आउटपुट मिलता है इसको मैं कहता हूं फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मैं इम्पल्स रिस्पॉन्स देता हूं तो जो मुझे आउटपुट में मिलता है उसको मैं क्या कहता हूं? फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। फाइनाइट मीन्स इट शुड कन्वर्ज। ठीक है, ये फाइनाइट का मतलब है डेफिनेट आउट, और डेफिनेट आउटपुट ये वाला जब भी मिलेगा जब आपका सिग्नल कन्वर्ज करेगा। और IIR मीन्स इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब तो मैं दो तरीके के सिस्टम्स ये पढ़ूंगा। तो बेसिक क्या है कि मुझे बेसिक क्या है, हम डिजिटल फिल्टर की बात करें, ये डिजिटल फिल्टर की बात करें तो ये कौन से होंगे? ये LTI सिस्टम्स के होंगे। ठीक है, और होंगे, और वो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के होंगे। या तो उसमें फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा या उसका इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। दोनों ही केसेस में डिफरेंस इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, डिफरेंस इक्वेशन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स बराबर है ये वाला डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, FIR और FIR और IIR में डिफरेंस इक्वेशन दोनों तरीके से रियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों तरीके से मैं रियलाइज कर सकता हूँ, और इनको मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पे रियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैं इन दोनों को किस में इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिल्टर्स को हार्डवेयर में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और सॉफ्टवेयर पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, रियलाइज कर सकता हूँ। सॉफ्टवेयर में भी रियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन इसको ज़रा डिटेल से आपने देख लेना है, दोबारा रिवर्स करके आपने इसको दोबारा से देख लेना। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Difference equations can be implemented in both hardware and software domain. ओके, अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन का ये जो मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं द वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, दीज वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट रियलाइजेशन। अब आप इसको रिवर्स ट्रैक में देखो जरा कि आपको रियलाइज करना है। ठीक है, आपको रियलाइज करना है, वो किसका करना है? डिजिटल सिस्टम का करना है। और आप को क्या चाहिए? डिफरेंस इक्वेशन चाहिए। किसकी होगी? डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की होगी। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम या तो FIR का होगा या IIR का होगा। ये एक LTI सिस्टम्स होंगे। ठीक है, अब आई होप आपको बेसिक लॉजिक क्लियर है कि क्या करना है। हमें क्या करना है रियलाइजेशन का, किसको रियलाइज करना? डिफरेंस इक्वेशन को रियलाइज करना है। डिफरेंस इक्वेशन क्या है? डिफरेंस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगी, जो LTI होंगे। अब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कैसा है? फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो सकता है और इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स हो सकता है। मतलब आपको FIR रियलाइजेशन भी करना पड़ सकता है और IIR रियलाइजेशन भी करना पड़ सकता है। अगर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ने इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स रखा है तो मैं बोलूंगा IIR। इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स रखा है तो मैं बोलूंगा IIR। और अगर वो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स रखेगा तो मैं बोलूंगा FIR फिल्टर।
यहाँ बोलूंगा IIR फिल्टर और ये मैं बोलूंगा FIR फिल्टर। खेल सारा इम्पल्स रिस्पॉन्स का है, खेल सारा इम्पल्स रिस्पॉन्स का है, ठीक है। और इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? जब मैं सिस्टम के इनपुट पर एक इम्पल्स रिस्पॉन्स दे दूं, इनपुट पर इम्पल्स रिस्पॉन्स दे दूं। क्लियर है? ये है बेसिक रियलाइजेशन का पार्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है स्ट्रक्चर को रियलाइज कैसे करूंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। हाउ टू रियलाइज दीज स्ट्रक्चर्स। तो अब इन स्ट्रक्चर्स को हमने रियलाइज करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर्स को रियलाइज करने में मेरे पास दो तरह के क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को रियलाइज करने के लिए मेरे पास दो तरह के क्राइटेरियाज हैं। एक मेरा जो क्राइटेरिया है वो है कैनोनिकल फॉर्म होता है, और एक मेरा नॉन कैनोनिकल फॉर्म होता है। कैनोनिकल फॉर्म होता है, ठीक है। पहले समझिए कि ये क्या है। जब हम डिफरेंस इक्वेशंस लिखते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब मैं किसी डिजिटल सिस्टम का डिफरेंस इक्वेशन लिखता हूँ और इसमें डिफरेंस इक्वेशन से ये सर्किट को बनाने की कोशिश करता हूँ। अब सर्किट को बनाने के लिए मुझे कुछ ये सर्किट एलिमेंट्स चाहिए, कुछ ब्लॉक्स चाहिए, जो मैं अभी डिस्कस करता हूँ इस आर्टिकल के बाद। मेरा कैनोनिकल फॉर्म सिस्टम ये तब कहलाता है जब मैं कहूँगा कि मैं ये तब कहूँगा जब मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू number of elements is equal to order of difference equation जब मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन के, वो दोनों बराबर है, तो मैं बोलूंगा कि वो कैनोनिकल फॉर्म है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये मेरे कौन से होंगे? ये मेरे नॉन कैनोनिकल फॉर्म का रियलाइजेशन होगा, ठीक। स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अब ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अगर मुझे फीडबैक, दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जब मेरे को फीडबैक, सपोज मुझे फीडबैक रिक्वायर्ड हो, ठीक है, मेरे को फीडबैक बार बार ज़रूरत है फीडबैक, ठीक है। तो उसको जब मेरे को फीडबैक लगेगा तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा रिकर्सिव स्ट्रक्चर है। कौन सा होगा? रिकर्सिव, ठीक है। अगर मुझे फीडबैक बार बार उसकी चीजें जो सी हैं रिपीट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो मेरा कौन सा होगा? वो रिकर्सिव स्ट्रक्चर होगा। तो मैं और अगर मेरे को नो फीडबैक इज रिक्वायर्ड, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? नॉन रिकर्सिव। स्ट्रक्चर, नॉन रिकर्सिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मुझे उसकी फीडबैक की बार बार जरूरत ना हो। और अगर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है ऑर्डर ऑफ
एलिमेंट्स पर, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि अब पहले तो ऑर्डर निकलेगा इसका, ठीक है। अब ऑर्डर्स निकालने के लिए मुझे जो ज़रूरत है कि इसमें डिले एलिमेंट्स कितने लगे, ठीक है, या ऑर्डर कितना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए। इसमें वो डिलेस और जितना भी है, मतलब ये वाला डिले एलिमेंट्स कितने लगे हैं, उसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। वो कौन से हैं डीएसपी के, तो उसको देख लेते हैं कि वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन बराबर हैं, तो कौन सा होगा कैनोनिकल, और अगर ये बराबर नहीं है तो कौन सा नॉन कैनोनिकल फॉर्म। फीडबैक अगर बार बार रिक्वायरमेंट है मेरी तो कौन सा होगा रिकर्सिव, और अगर नो फीडबैक रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो फिर कौन सा होगा नॉन रिकर्सिव, ये वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा, ठीक है। और ये कौन सा होगा रिकर्सिव स्ट्रक्चर। अब इसके लिए, इसको समझने के लिए कि ऑर्डर पे वो डिले कितने हैं, हमें कुछ बेसिक जो से हैं वो ब्लॉक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डीएसपी में वो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन से, ठीक है। इसको देख लेते हैं जी। तो ये आगे जी हमारे ब्लॉक्स इन डीएसपी, ठीक। अब मैं कौन से ब्लॉक यूज करने वाले, देखिए डिफरेंस इक्वेशन को यूज करते ही आपको आंसर नहीं आ जाना, ठीक है। आपको सिस्टम को रियलाइज करके दिखाना है, तो रियलाइज करने के लिए कुछ ब्लॉक्स चाहिए होंगे ना, तो जब तो हम वो ब्लॉक को डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा ये सबसे पहले ये बेसिक ब्लॉक है, यहाँ पर जो सबसे पहला जो बेसिक है हमारा वो है जी एडर, एडर ब्लॉक। फर्स्ट वन इज एडर, ठीक है। ये काम कैसे, इसमें जो काम है ये कैसे लिख सकते हैं ठीक है, इसको देखिएगा जरा कि सपोज ये एडर है, हमें इनपुट पे आया x1 n, ठीक है, ये एडर है हमारा, और आउटपुट पे आया x2 n, ठीक है। तो हमें तो मेरा आउटपुट क्या बनेगा, x1n प्लस x2n, x1n प्लस x2n। अच्छा, ये जो इस तरह से भी एडर लिखा जाता है और इस तरह से भी एडर लिखा जाता है, ये भी हमारा एडर एडर ही है, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज, सो यू डोंट हैव बीन कंफ्यूज्ड, ओके। ये मुझे पता है कि ये बेसिक है और आपको पता है, ये नई चीज़ नहीं है। हाँ, एक नई चीज़ है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लायर, कांस्टेंट मल्टीप्लायर। अच्छा, दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसको मान लीजिए कि एक हमारे पास वैल्यू है, सपोज इसको सीधा दिखाया जाता है, ठीक है, और ये है हमारा ए, ये कांस्टेंट है। आप इसको वो मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली ये हमारा एक्स एन है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, इसको जो वाला मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एक्स एन, ए इंटू एक्स एन, ओके।
ये देखने में ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन कई दफ़ा इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। सो अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए कि ए के बराबर है। अब ए के बराबर क्या है हमारे पास? सपोज़ ए बराबर है वो 3 के, तो क्या होगा मेरा आउटपुट क्या होगा? 3x n, ठीक है? सिंपल। और ये वाला थर्ड वन, जो थर्ड वन है हमारे पास वो है जो थर्ड है जी हमारे पास ये वाला सिग्नल मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, सपोज मेरे पास इनपुट पर एक वैल्यू है x1n, एडर लगा। दूसरी मेरी वैल्यू है x2n, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? x1n मल्टीप्लायर x2n। ओके। और चौथे नंबर पे आता है दिस इज योर डिले एलिमेंट। ये वही एलिमेंट है जिसको इतनी देर से हम बात कर रहे थे, डिले एलिमेंट, वो कैसे लगाते हैं। सपोज डिले एलिमेंट को लगाने के लिए मेरे पास एक वैल्यू आई xn पे है, मैंने उसका डिले लिया, डिले एलिमेंट जो कि z-1, मैं यूज़ कर रहा हूँ z-1 लगाया, तो ये एक यूनिट डिले कर देगा। ठीक है, मेरा एक यूनिट पूरा डिले कर देगा। मेरे को आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा जी? x-1 पूरा एक जोन सा है ना वो मेरा यहाँ से यूनिट डिले हो गया। और राइट, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूँ तो यहाँ पर मैं लिख दूँ z-k। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूँ z-k। ये ट्रांसफॉर्म वाला ये वाला z है, तो आउटपुट क्या होगी? ठीक है, ये xn है, तो मेरी आउटपुट क्या होगी? x-k। ओके। ये पहले बताया था, अगर नंबर ऑफ डिले एलिमेंट ऑर्डर के बराबर हों, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि वो कैनोनिकल रियलाइजेशन है, और सभी एक एक करके इक्वेशन में डिस्कस करेंगे। दूसरा है टाइम एडवांस एलिमेंट, ये 5वें नंबर में मेरे पास आ रहा है। 5 नंबर पे आ रहा है जी मेरे पास टाइम एडवांस
एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? मेरे पास इनपुट पे एक वैल्यू आया है एक्स एन, इनपुट पे वैल्यू आया। आगे मैंने टाइम एडवांस एलिमेंट जेड लगाया, तो समझ लीजिएगा कि आउटपुट पे मेरे पास एक्स एन एक्स एन +1 मिलेगा। ठीक है, ये टाइम एडवांस एलिमेंट है, इसकी हमेशा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेरे पास इनपुट में वैल्यू है एक्स एन के साथ अगर हम z टू द पावर ऑफ k लगा है, तो आपको वैल्यू एक्स एन प्लस के मिलेगी, प्लस के मिलेगी। तो ये बेसिक बिल्डिंग वो ब्लॉक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं एक वो डिजिटल सिस्टम को रियलाइज़ करने के लिए। ये आपका कंप्लीट डीएसपी का इंट्रोडक्शन वो पार्ट है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। आगे के लेक्चर में एफआईआर रियलाइजेशन और आईआईआर रियलाइजेशन से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि मैटलैब के बारे में होगा देखेंगे। Till then, stay tuned and stay safe. Thank you. Allah Hafiz.